अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नुमान सलीम खोकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ। व्यूवर्स, जिस तरह के आप जानते हैं, मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी कि कनाडा का रिफ्यूज़ल किस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको मिलता है और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है जब कनाडा की जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है जो आपकी फ़ाइल को रिव्यू कर रहा होता है तो वो सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है। तो रिसेंटली कुछ ऐसे मामला देखने में आए कि नवंबर और दिसंबर में जिन लोगों ने कनाडा की एप्लीकेशंस पुटअप की थी उनके तकरीबन 90% रिफ्यूज़ल आए हैं। ख़्वाह वो किसी की प्रोफाइल 100% ओके थी और ख़्वाह किसी की कोई कमी पेशी थी, तो हर किसी का एक ही रिफ्यूज़ल आया। मोस्टली एक कॉमन रिफ्यूज़ल था जो सबको मिला है और वो रिफ्यूज़ल इस टाइम आपकी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं और इसको रीड आउट कर सकते हैं कि ये रिफ्यूज़ल मोस्टली लोगों को रिसीव हुआ था। वो किसी भी किस्म की फ़ाइल अगर किसी ने पुटअप की थी तो वो सेम रिफ्यूज़ल ही मिला था। कुछ रेयर केसेस थे जिनमें 2 या 3 कंडीशंस लग के रिफ्यूज़ल मिला था। तो वो कनाडा का जो सॉफ्टवेयर है Chinook+3, वो सॉफ्टवेयर किस तरह काम करता है वो मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख सकते हैं और आप अपनी प्रोफाइल को उस सॉफ्टवेयर के मुताबिक बेहतर कर सकते हैं। उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, ये रिकमेंडेड है और ये आपको आई बटन नजर आ रहा है, यहाँ पर भी मैं उस वीडियो को पेश कर रहा हूँ और वहां पर आपको तमाम तर तफसीलात मिल जाएंगी कि आपका वो सॉफ्टवेयर किस तरह कनाडा की इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में काम करता है और किस तरह आपको रिफ्यूज़ल लगता है। अब जो केसेस देखने में आ रहे थे कि जिन केसेस में नवंबर और दिसंबर जो केसेस पुटअप किए गए थे इन 2 माह में, वो मैक्सिमम उनके रिफ्यूज़ल ही आए हैं। अब वो रिफ्यूज़ल क्यों आए हैं उसकी वजह ये है कि ये नवंबर और दिसंबर, जनवरी, ये 3 मंथ ऐसे हैं जो कि टूरिज्म के लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अब टूरिज्म में विजिट वीज़ा जिसने भी अप्लाई किया था, खा वो किसी भी मकसद के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ कनाडा ने यही कंसिडर किया कि ये बंदा अगर सैर के लिए आ रहा है, लेकिन सैर के लिए इसको यही नहीं पता कि हमारे मुल्क में इस टाइम टूरिज्म बंद हो चुकी है, क्योंकि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 4 माह ऐसे हैं जो कि स्नोफॉल होती है और कनाडा में टूरिज्म को बंद कर दिया जाता है। स्नोफॉल थोड़ी बहुत नहीं होती, एक हाई लेवल पे जाके होती है और ये 4 माह वैसे भी दिसंबर क्लोजिंग का टाइम होता है, तो नवंबर से एप्लीकेशंस को कंसिडर करना जो है कनाडा ने रोक देना होता है। उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कनाडा ने एक ही किस्म का, एक ही तरह का रिफ्यूज़ल, सेम कंडीशन का रिफ्यूज़ल सबको एक रिस्पॉन्स जनरेट करके डिलीवर कर दिया। बहुत से लोगों का यह ख्याल था कि ये रिफ्यूज़ल ऑटो जनरेटेड है क्योंकि सेम रिफ्यूज़ल था और सेम कंडीशन लग के तकरीबन सबको मिल रही थी। तो बहुत से लोगों का यही ख्याल था कि ये रिफ्यूज़ल ऑटो जनरेटेड है या एआई जनरेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, इसमें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है। जो सॉफ्टवेयर Chinook+3 है वो आपके तमाम तर डाटा को एक स्प्रेडशीट में बना देता है, जिसमें वो कंपाइल करके डाटा वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर को दे देता है, ताकि वीज़ा ऑफिसर जो होता है जिसने वीज़ा ग्रांट करना होता है उसको बार बार एक ही डॉक्यूमेंट या बार बार डॉक्यूमेंट्स ढूंढने नहीं पड़ते। वो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को क्रॉस मैच करता है अपनी वो रिक्वायरमेंट्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ऑफ कनाडा ने उसको दी होती हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स पर जो भी बंदा उतरेगा उसको आपने वीज़ा ग्रांट कर देना है। अब सिनेरियो ये था कि जब वो रिक्वायरमेंट को क्रॉस मैच करते तो कुछ 1-2 चीज़ें होती थी जिसकी वजह से वो रिफ्यूज़ल आ जाता था। रिफ्यूज़ल आपके सामने मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। ये रिफ्यूज़ल कॉमन रिफ्यूज़ल था और तकरीबन हर दूसरे शख्स को जिसने कनाडा की फाइल बनाई, कनाडा का केस पुटअप किया, वो तमाम तर लोगों को यही रिफ्यूज़ल मिला। अब इससे बचना कैसे है? अब बचने का तरीका ये है कि आप इसको रिकंसिडरेशन में फाइल को डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत चेंजेस करना आपके लिए जरूरी है। जिस तरह के 1-2 लेटर्स आप रिकमेंडेशन के लेटर डाल दें और कवर लेटर को चेंज कर दें, क्योंकि जब आपकी फाइल वीजा ऑफिसर के पास जाती है तो उसने एक आपका कवर लेटर रीड करना, दूसरा वो सॉफ्टवेयर ने जो डाटा कंपाइल करना है उस डाटा को रीड करके आपको डिसीजन की जो उसके पास अथॉरिटी है कि वीजा ग्रांट होना है या नहीं होना, वो डिसीजन उसका उस डाटा की बेसिस पर डिलीवर करना है। अब जब डाटा उसके पास, बंदे के पास, वीज़ा फाइलिंग ऑफिसर के पास चला गया, लेकिन उसमें आपने अब रिकंसिडरेशन में जाना है। रिकंसिडरेशन कैसे होगी कि आप किसी भी फाइल को दोबारा से अप्लाई करेंगे, एक रिफ्यूज़ल आने के 2 माह बाद आप दोबारा से फाइल को अप्लाई कर सकते हैं। उसी टाइम अप्लाई करेंगे तो फिर से रिफ्यूज़ल आएगा। आप मिनिमम 2 से 3 माह वेट करें अगर आपके पास रिफ्यूज़ल आ गया। और ये जो रिफ्यूज़ल मैंने स्क्रीन पर दिखाया, अगर ये रिफ्यूज़ल है तो आपका रिफ्यूज़ल कोई इतना बड़ा रिफ्यूज़ल नहीं है या इसको टैकल नहीं किया जा सकता, इस मसले को, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है।
इस मसले का हल है। हल क्या है कि आपने अपनी फाइल को रिकंसिडरेशन में डालना है और रिकंसिडरेशन में आपने 2 से 3 चीज़ें करनी है। एक, आपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन डालना है। किसी भी फ्रेंड अपने अगर फैमिली में अप्लाई कर रहे हैं तो वो बेगम कि जो आपकी वाइफ हैं उनकी वालिद से एक लेटर डाल दें, एक अपने वालिद के लेटर से की तरफ से लेटर डाल दें, एक अपनी तरफ से लेटर ऐड कर दें और एक अपनी वाइफ की तरफ से, वाइफ की फ्रेंड की तरफ से लेटर ऐड कर दें कि, और लेटर में लिखना क्या है वो मैं अपने इसी पिछली वीडियो में बता भी चुका हूं कि आपने वो लेटर ऑफ गारंटी या लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना है कि जी ये बंदा मेरा, ये अजीज है, ये रिश्ता है मेरा इसके साथ, और ये बंदा ये काम करता है, इसका ये कैलिपर है, इसका बिजनेस और फैमिली टाइज ये हैं। वो तमाम तर तफसीलात लिख के लास्ट पे आपने गारंटी दे देनी कि ये मैं रेकमेंड करता हूं या आपको गारंटी देता हूं कि ये बंदा वहां पर जा रहा है तो ये वापस जरूर आएगा। एक चीज आपने ये ऐड कर लेनी है, और दूसरी चीज आपने अगर पॉसिबल है तो इन 2 से 2.5 माह में, 3 माह में आपने कोई छोटा मोटा किसी भी कंट्री का विजिट कर लेना है, चाहे वो कंबोडिया है, श्रीलंका, सिंगापुर है, दुबई है, मलेशिया है, रशिया है, कोई भी कंट्री आप ले लें उसका आपने एक छोटा सा विजिट कर लेना है। थाईलैंड का भी विजिट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जब आप वहां का विजिट कर लेंगे वो विजिट वीजे की आपकी एक ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट हो जाएगा। उसके बाद आपने एक और काम करना है कि आपने अपने कवर लेटर को रीडिजाइन करना है, जिसमें आपने पुरानी तफसील दोबारा से लिखनी है और ये लाजमी पॉइंट को रेज करना है कि मेरा रिफ्यूजल ये आया था, उसके जवाब में मैंने ये इकदाम किए हैं। यानी ये जो रिफ्यूजल मैंने स्क्रीन पर दिखाया था, ये रिफ्यूजल लेटर में जो कंडीशन लग के आई थी उस कंडीशन को आपने लिखना और उसका नीचे आंसर लिखना है कि उसके आंसर में मैंने ये इकदाम किए हैं कि मैंने ट्रैवल किया है, ट्रैवल करके मैं वापस आया क्योंकि मैं ट्रैवलिंग को लाइक करता हूं इसलिए मैंने ट्रैवल कर लिया, मैंने किसी दूसरी कंट्री को विजिट कर लिया तो मैं वापस आ गया हूं। तो इसी तरह मैं आपके मुल्क में भी आऊंगा तो मैं वापस जरूर आऊंगा। फिर आपने फैमिली टाइज, वो जिस तरह आपने पहले कवर लेटर में लिखा होगा वो सारा कुछ आपने ऐड ऑन करके फिर आपने उसमें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बताने हैं कि जी मैंने अपने लेटर ऑफ रिकमेंडेशन या लेटर ऑफ गारंटी ऐड कर ली है, मेरे ये फ्रेंड है, मेरे वालिद हैं, मेरी वाइफ के वालिद हैं और मेरे फ्रेंड ने हम चार लोग गारंटी दे रहे हैं कि हम लोग जाएंगे और वापस जरूर आएंगे। उसके बाद जो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट है, याद रखिएगा कि अगर एक केस, सिंगल केस अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम आपकी बैंक स्टेटमेंट 45 लाख होनी चाहिए। अगर आप डबल केस अप्लाई कर रहे हैं यानी वाइफ के साथ अप्लाई कर रहे हैं या फैमिली मेंबर्स जिसमें 4 या 5 फैमिली मेंबर्स हैं उसमें केस अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम आपकी 1.5 करोड़ या 1 करोड़ प्लस बैंक स्टेटमेंट हो तो फिर आप ये इकदाम उठाइएगा। ये थी तफसीलात जो रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, जो रिफ्यूज़ल से बचने के तरीकाकार है वो मैंने सारा बता दिया। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये रिफ्यूज़ल काम किस तरह करता है और आपकी एप्लीकेशन पर जो रिफ्यूज़ल लगता है वो किस तरह लगता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो लाजमी देखिएगा। आई के बटन पर भी मैंने वीडियो डाल दी है, आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा ये मेरी वीडियो जो लोग भी कनाडा के लिए अप्लाई कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाने में आप हेल्प आउट करें ताकि उनको आने वाले टाइम में पता चल सके कि आपने कौन कौन से इकदाम करने हैं जिनकी वजह से आप रिफ्यूज़ल से बच सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।